हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल मापारी और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटीज ऑन गेट स्कोर। अगर आप गेट एग्जाम दे रहे हैं और उसका अच्छा एक वैलिड स्कोर आपको मिल जाए, रैंक अच्छी मिल जाए, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, राइट। और बहुत ही कम टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बता दूं क्योंकि ये बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर गेट एग्जाम के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर सकते हैं यही नहीं पता, तो दिक्कत की बात है। ओके, सो आई जस्ट पुट डेटा ऑन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड I speak in Hindi language so that both language viewers can watch this video till the end. Okay, so गेट एग्जाम के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि गेट एग्जाम साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, इन सारे स्टूडेंट के लिए कंडक्ट होती है। अब ये एग्जाम का मोटो क्या है, तो ये इस एग्जाम का मोटो है कि आपका वो परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ग्रेजुएशन तक आपने जो भी पढ़ा है उसका एक परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होता है गेट स्कोर से। मतलब अब तक आप जो पढ़े, कैसा पढ़े, अच्छे पढ़े, नहीं पढ़े, तो उसका एक रिफ्लेक्शन समझते हैं वो गेट स्कोर पे, राइट। अब ये एग्जाम जो होती है ये कंडक्ट करता है आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटीज मिलके, और उसमें एनसीबी भी आता है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता है, तो सारे मिलके एग्जाम कंडक्ट होती है क्योंकि सारे इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, गेट स्कोर जिनका अच्छा है उन स्टूडेंट का। अब देखिए बहुत सारी चीज़ों के लिए गेट स्कोर मैंडेटरी किया है। मैं पढ़ता हूँ, क्वालिफाइंग इन गेट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सीकिंग एडमिशन एंड और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मास्टर्स प्रोग्राम जैसे कि एमई, एमएस, एमटेक, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी पहले बता दूं कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप या फिर एडमिशन के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो तो गेट स्कोर आपको कंपलसरीली होना ही चाहिए। या फिर आप डॉक्टरल प्रोग्राम जैसे कि पीएचडी वगैरह है, 12 डिग्री है, तो उसके लिए भी गेट स्कोर मैंडेटरी कर दिया है। बहुत सारे पीएसयूज है, तो वो भी गेट स्कोर यूटिलाइज करते हैं अपनी रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो भी रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो गेट स्कोर उनको चाहिए, मतलब कंपलसरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये गेट एग्जाम ऐसी एग्जाम है, अगर आप अच्छी रैंक में अच्छा स्कोर आप अगर लाते हैं गेट एग्जाम में तो बहुत सारे वे आपके लिए ओपन हो जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं बिल्कुल कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ही है सिर्फ और बेसिक साइंस वालों के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गेट एग्जाम के दो पार्ट में मैं डिवीजन करता हूँ, एक तो एम्प्लॉयमेंट और दूसरा हायर स्टडीज। तो जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है या फिर एम्प्लॉयमेंट में ही जाना है आफ्टर गेट स्कोर डायरेक्टली, तो उस बारे में थोड़ा बेसिक साइंस एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस है, लेकिन हायर स्टडीज के लिए दोनों को सेम है। तो दो पार्ट में मैं डिवाइड करना चाहता हूँ इस चीज़ को, एम्प्लॉयमेंट और हायर स्टडीज। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि गेट स्कोर में क्या क्या होता है, लेकिन बेसिक साइंस वालों को भी बता दूं कि बहुत सारे पीएसयूज है जो कि वैलिड गेट स्कोर अगर आपका है तो वो इंटरव्यू लेते हैं और आपको रिक्रूट करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी पोस्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और रिक्रूटमेंट किसी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हो रही है, तो जाहिर है कि वो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड ही स्टूडेंट रिक्रूट करेंगे। लेकिन जैसे कि बेसिक साइंस के लिए एक ओएनजीसी और डीआरडीओ है, वो जूनियर साइंटिस्ट एक पोस्ट होती है, वो भी पोस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए निकलती है। और वो उनकी जो भी ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ होती है, कब करना है, कब अप्लाई करना है, क्या डेट है, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर रोजगार समाचार इस टाइप के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी। ओके, अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारी कंपनीज रिक्रूट करती है, जैसे भेल है, गेल है, एचएएल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, एनपीसीआईएल है, ओएनजीसी है, पीजीसीआई है, बहुत सारी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ग्रुप ए लेवल की पोस्ट रिक्रूटमेंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, जैसे सीनियर फील्ड ऑफिसर है टेलीकम्युनिकेशन, सीनियर रिसर्च ऑफिसर है, सीनियर रिसर्च ऑफिसर एसएनटी इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, तो इन सारी चीज़ों के लिए गेट स्कोर मांगा जाता है, वैलिड गेट स्कोर। ओके, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड होती है गेट स्कोर स्टूडेंट को यूटिलाइज करने में, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी जुड़ती है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसमें रिक्रूटमेंट होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी अगर लगेगा तो उनकी भी एक पोस्ट निकलती है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर गेट स्कोर एज कम्पेयर टू बेसिक साइंस।
लेकिन बात करते हैं चलिए हायर स्टडीज की। तो हायर स्टडीज में तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज है। अब ये अपॉर्चुनिटीज पहले जो समय था 2015 या 14-12 के पहले, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था बेसिक साइंस एज कम्पेयर टू बेसिक साइंस। लेकिन अभी जो भी वर्ल्ड की एक रिक्वायरमेंट है इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, उसकी वजह से बेसिक साइंस वालों को भी बहुत अच्छे से एक अपॉर्चुनिटीज हायर स्टडीज में मिलने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। वो कैसे? अब देखिए, जैसे एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर उसने गेट एग्जाम दिया, एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट और केमिस्ट्री स्टूडेंट उसने गेट एग्जाम दिया और एक वैलिड अच्छा खासा स्कोर है, अच्छी रैंक है, तो उसको एमटेक, वो एमटेक कर सकता है। मतलब वही बोल रहा हूँ मैं कि हायर स्टडीज के बारे में क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट। एमटेक कर सकते हैं, एमई कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो एमटेक और एमएस में क्या डिफरेंस है मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। तो उसके पहले देखिए, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। तो गेट स्कोर क्या करता है, काम कैसे करता है कि ये कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप देता है आपको, मतलब एक पर मंथ कुछ सैलरी टाइप आपको मिलेगा। तो इसीलिए भी गेट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट या बेसिक साइंस स्टूडेंट ये दोनों लोग कर सकते हैं। अब इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी का क्या यूज है? तो देखिए, जिसने भी गेट एग्जाम मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया है सपोज, और एक अच्छा खासा स्कोर लिया है, अच्छी खासी रैंक है, तो वो अप्लाई कर सकता है एमटेक के लिए एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट में, वो अप्लाई कर सकता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकता है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और भी एनवायरमेंटल स्टडी में। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो कि आपको नहीं लगते थे कि हमारा एमएससी फिजिक्स है, हम कैसे एनर्जी साइंस में जाए, हम कैसे कंप्यूटर साइंस में जाए, तो ये अपॉर्चुनिटी है अभी। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर वो आईआईटीज की वेबसाइट आप सर्च कीजिए, उसके कोर्सेज सर्च कीजिए, उनका ब्राउचर सर्च कीजिए एडमिशन वाला, और उसमें देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, जो भी मतलब आपका सब्जेक्ट किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल होता है, और फिर उसके लिए अप्लाई कीजिए। मैंने आईआईटी बॉम्बे का एक एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए सिर्फ मैंने एनालिसिस किया, सर्च किया। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर गेट एग्जाम देता है, क्वालिफाई होता है, तो बहुत सारे कोर्सेज के लिए मैंने जो बताया एनर्जी साइंस एरोस्पेस वगैरह, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, बात करते हैं एमटेक और एमएस। तो आपको कौन सा कोर्स चूज करना है, तो छोटा सा डिफरेंस बता दूं एमटेक और एमएस का। एमटेक जो कि स्किल ओरिएंटेड है और एमएस जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है। मतलब ये एमएस कोर्स आपने करने के बाद आपको पीएचडी इजीली आप कर सकते हैं, राइट। एमटेक का फिक्स ड्यूरेशन है, जो कि एमएस का फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, फिर भी 2-4 साल में, 3-4 साल में ये होता है। एडमिशन जो एमटेक की है वो अंडर द डिपार्टमेंट होती है, मतलब 2 कोर्स का एकेडमिक कोर्स, और सिविल में एमटेक कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल में एमटेक कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस में, एनर्जी साइंस में एमटेक कर रहे हैं, इस टाइप से एडमिशन होता है। जो कि एमएस एक पीएचडी के जैसा होता है, मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ सम प्रोफेसर होता है। एक प्रोफेसर होगा, सुपरवाइजर आपका, उसके अंडर एमएस कर सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए एमटेक बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू एमएस। लेकिन एमएस भी आजकल बहुत सारा टाइम मिलता है, तो अच्छे खासे कोर्स किए तो प्लेसमेंट अच्छे से हो सकती है एमएस पे भी। लेकिन कंपटीशन के लिए एमएस बहुत अच्छा है। एमटेक के लिए एडमिशन आपको करना है तो हाई गेट स्कोर चाहिए। गेट स्कोर आपका जितना ज़्यादा अच्छा, उतनी अच्छी आपको आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन हो जाएगी। और एमएस के लिए लेकिन आपको ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखे जाते हैं। अब ये एमटेक एमएस ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, तो आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में होती है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इंडिया के। अब और एमटेक जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा है, और एमएस जो कि है बेनिफिशियल टू पीएचडी। मतलब हायर एजुकेशन में आपको इंटरेस्ट है तो एमएस को जाइए, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा चाहिए और थोड़ी फास्ट चाहिए तो आप एमटेक की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए, एमटेक और एमएस किस चीज़ में कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि आपके कोर ब्रांच में तो आप कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ जैसे मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक साइंस वालों का एग्जांपल लिया, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन होता है आफ्टर गेट। इंजीनियरिंग वालों को पहले से ही मतलब इस एग्जाम के लिए के बारे में बहुत अवेयर रहते हैं वो स्टूडेंट, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। तो बेसिक साइंस वालों के लिए मैं बता दूं कि आप अपने कोर ब्रांच से लेके एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट में, एरोस्पेस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, एनवायरमेंटल स्टडीज में, इसमें आप एमटेक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक वेबसाइट का डेटा लिया, आईआईटी बॉम्बे का। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ हर वो आईआईटीज की वेबसाइट सर्च कीजिए एलिजिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनको एलिजिबिलिटी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह पीजी। तो आप जरूर देखिए।
अब देखिए पीएचडी भी कर सकते हैं गेट स्कोर के बाद। अब पीएचडी करना तो वैसे भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गेट स्कोर जो है आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप देगा, आपको एक पर मंथ कुछ तो सैलरी भी देगा। तो ये तो सबसे जरूरी चीज है असिस्टेंटशिप होना, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआई नेट जेआरएफ नहीं हो पाते हैं। तो अच्छा खासा नॉलेज होके भी जेआरएफ नहीं हो पाते हैं, लेकिन गेट स्कोर अच्छा है, रैंक अच्छे है, तो आप दोनों में से जो भी हो जाए उससे आप अप्लाई कीजिए पीएचडी के लिए। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईएसआई, आईएससी बेंगलोर, जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आईएसआर वगैरह, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी मिलेगी। अब देखिए पीएचडी के लिए मैं 2-3 चीजें बता दूं कि अगर आप, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी आईआईटी इंदौर और आईआईटी हैदराबाद का इंटरव्यू दिया ऑन द बेसिस ऑफ गेट, क्योंकि मेरा गेट स्कोर और रैंक अच्छी खासी थी। गेट में रैंक मेरी 2013 में 73 रैंक थी, तो उस बेसिस पे मैंने 2 आईआईटीज के इंटरव्यू दिए। तो आईआईटी हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन होते होते रहा, मैं वेटिंग लिस्ट में गया, और वेटिंग लिस्ट में गया तो 3 ही पोस्ट वहाँ पे फिल की। तो ये सारी चीजें, लेकिन मुझे चांस मिला, मैं इंटरव्यू दिया, मेरा नंबर भी लग सकता था। तो ये सारा वेटिंग में मेरा सेकंड नंबर था, नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिला तो मैंने वो कर लिया। ओके, सो देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप बहुत ज़रूरी होती है। तो पीएचडी करते टाइम आपको एक किसी कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दे तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आप फ्री में तो नहीं करना चाहेंगे ना पीएचडी इतने साल। उसमें कैटेगरीज होती है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप में, जैसे कि एक आधा इंस्टीट्यूट है वो खुद सेल्फ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस करता है, आपको हर मंथ कुछ सैलरी फिक्स करके आपको देता है, या फिर वो आपसे टीचिंग असिस्टेंटशिप देता है, मतलब वीकली आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, टीचिंग असिस्टेंटशिप डिपार्टमेंट से कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, और उस लेक्चर के बेसिस पे आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप देगा। तो ये सारा पीएचडी के लिए होता है। तो इन शॉर्ट आपको समरी बता दूं कि क्या क्या होता है गेट स्कोर के बाद, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, बेसिक साइंस के लिए मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट में आपको डीआरडीओ और ओएनजीसी एक जूनियर साइंटिस्ट करके पोस्ट निकलती है, उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अप्लीकेबल है, और उसकी न्यूज़ वगैरह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में आती है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिक साइंस वाले थोड़े से कम इंपॉर्टेंस गेट स्कोर पे होता है, लेकिन हायर स्टडीज में बहुत अच्छा स्कोप है, और हायर स्टडीज में आप एमई, एमटेक, एमएस, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी कुछ गेट आफ्टर गेट क्वालिफिकेशन और वट एवर अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। लेकिन एग्जाम बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट कम है तो एग्जाम ही नहीं देना। ये एग्जाम आपके कुछ नहीं से बहुत अच्छा है कि बहुत सारे पाथ तो ओपन कर दिया। आप एमटेक के लिए जरूर अप्लाई करते हैं। एमटेक कोर्स पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एमटेक होने के बाद प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है, और वो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर आप है तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी आपके लिए, राइट। तो बेस्ट है, गेट स्कोर जहाँ पे भी आप यूटिलाइज करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। सो ये था इस वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।